ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से और फर्दर डिस्कशन चालू करते हैं फंक्शन के ऊपर। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? कोई रिस्पॉन्ड कर दो। हाँ अरुण, दिख रही है। ओके। हाय वेंकट। हाय। तो हम लोग फंक्शन के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और हम फंक्शन के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। फंक्शन के सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से ग्रास्प करना। ठीक है। मैं बहुत आराम आराम से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ रिवाइज कर करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए सारी चीज़ें। कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो डी पर्सपेक्टिव से ही इम्पोर्टेंट है। मैं डी पर्सपेक्टिव से ही बता रहा हूँ, तो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो डी के इंटरव्यू में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और डी में जो कोडिंग करवाएगा उसमें भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस चीज़ को। ठीक है। बाकी एक लैंग्वेज को लर्न करने का तो कोई एंड नहीं है, राइट? अगर हम पढ़ाना चालू करें तो हम 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आराम से खींच सकते हैं, बट हमें उतने उतने डीप में नहीं जाना है। हमें वो चीज़ें पता होनी चाहिए जो डी में यूज़ होंगी, जो डी के इंटरव्यू में आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा। ठीक है। और लर्निंग अप्रोच दो होता है, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। ठीक है। एक्टिव वो कहते हैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप देख रहे हो, और एक पैसिव होता है कि आप पूरी तरीके से उस चीज़ में इन्वॉल्व होकर उसको कर रहे हो, आप खुद कोडिंग कर रहे हो, राइट? तो वो अप्रोच एक्चुअली ज़्यादा बेटर होता है, पैसिव अप्रोच। वहाँ ज़्यादा लर्निंग होती है आप लोगों की। एक ह्यूमन के अंदर 5 सेंसेस होते हैं, जो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि देखना, सुनना, या फिर स्मेल, टच, और टोटल 5 सेंसेस है, राइट, हमारे। तो आप जितने सेंसेस को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करोगे उतनी चीज़ें आपके माइंड में परमानेंट सेट होते जाएंगी। जितनी कम सेंसेस को यूज़ करोगे, जैसे कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप देख रहे हो और सुन रहे हो, राइट? आप देख रहे हो, सुन रहे हो, तो यहाँ पे आप 2 सेंसेस का यूज़ कर रहे हो। बट अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप सारे सारे सेंसेस को यूज़ कर ले रहे हो, अब जैसे जैसे कुछ खा रहे हो, राइट? कोई चीज़ आपको बहुत टेस्टी लग रही है तो उसको स्मेल भी कर ले रहे हो, उसको देख भी रहे हो, उसको टेस्ट भी कर रहे हो। टेस्ट एक अगला नेक्स्ट सेंस था, वो मैं भूल गया था बताना। टेस्ट भी कर रहे हो, देख भी रहे हो, स्मेल भी आ रहा है, टच भी कर ले रहे हो। तो वो चीज़ें आपके माइंड में ज़्यादा देर तक रहेंगी। तो मेरा एक्चुअली ये बताने का पर्पस ये था कि आपको प्रैक्टिस करना है। आप सिर्फ देखोगे तो कभी उतने अच्छे से ग्रैस्प नहीं कर पाओगे। तो मैं जो असाइनमेंट दे रहा हूँ आप उसको करते चलना साथ में पैरेलली। ठीक है। और मैं अपलोड करता रहूँगा टाइम टू टाइम उसके ऊपर क्वेश्चंस, उसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है। और हम लोग पाइथन का कवर करने के बाद हम लोग सीक्वल की तरफ मूव करेंगे। ये हमें इस तरीके से बढ़ेंगे। पाइथन करने के बाद हम सीक्वल की तरफ मूव करेंगे, और सीक्वल के बाद हम स्पार्क के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाएंगे, और उसके बाद हम एज्योर के ऊपर जाएंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और हम देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था फंक्शन के बारे में। ठीक है। हमने आर्गुमेंट्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था कि पाइथन के अंदर कितने तरीके के आर्गुमेंट्स हैं। तो टोटल 4 तरह के आर्गुमेंट्स थे, राइट, जो हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले पोजिशनल था, दूसरा था कीवर्ड, तीसरा था डिफॉल्ट, और चौथा था वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, राइट। तो जो पहला था पोजिशनल आर्गुमेंट, उसमें मैंने क्या बोला था, जिस पोजीशन में हम यहाँ पे आर्गुमेंट को पास करेंगे उसी पोजीशन को जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें उसी पोजीशन को, जो पैरामीटर्स पास करें, जो वेरिएबल्स पास वैल्यूज पास करें, वो वैल्यूज उसी पोजीशन में पास होनी चाहिए। जैसे कि हमने सम फंक्शन डिफाइन किया था और यहाँ पे सम फंक्शन को कॉल किया था, यहाँ फर्स्ट वैल्यू हमने 4 पास की, तो ये बाय डिफॉल्ट ये जो 4 जो वैल्यू है ये यहाँ पे ए के अंदर जाके साइन होगा, और अंदर जो भी हमने कोड लिखा रहेगा उस कोड के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। बी के अंदर 7 असाइन है, राइट। यहाँ पे दूसरी वैल्यू 7 है, और यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हमने दूसरी वैल्यू क्या रखी हुई है, बी रखी है, तो बी के अंदर 7 असाइन होगा, और फर्दर फंक्शन के अंदर जो भी हमने लिखा होगा, जो भी हमारा ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अब हम इसको
इसी जो आर्गुमेंट्स हमने पास किए थे, इस आर्गुमेंट्स को हमने रिवर्स कर दिया था, 7-4 कर दिया था, ठीक है? तो इस केस में एक ए में क्या चला जाएगा? ए में 7 चला जाएगा और बी में क्या चला जाएगा? बी में 4 चला जाएगा, राइट? ये रिवर्स हो गया, यहाँ 4 7 था, यहाँ 7 4 हो गया। तो असाइनमेंट ए और बी के अंदर भी रिवर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद हम कीवर्ड आर्गुमेंट की बात कर रहे थे। कीवर्ड आर्गुमेंट में हम लोग क्या कर रहे थे? कीवर्ड के थ्रू आर्गुमेंट्स को पास कर रहे थे। जैसे ये मैंने वेलकम एक फंक्शन लिखा था, इसमें 2 आर्गुमेंट मैंने पास किया था, नेम और मैसेज, ठीक है? ये 2 आर्गुमेंट मैंने पास किया था और इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया, राइट? इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया था, ये वाला देखते हैं। ये जो वेलकम फंक्शन जो हमने ऊपर लिखा था, ये वाला, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया। इस फंक्शन को यहाँ पे मैंने कॉल किया और मैंने आर्गुमेंट पास किया, नेम इज इक्वल टू अरुण, मैसेज इज इक्वल टू वेलकम टू इंडिया, राइट? तो ये मैंने आर्गुमेंट पास किया, तो नेम के अंदर यहाँ पे क्या असाइन हो गया? अरुण पास हो गया और मैसेज में क्या पास हो गया? वेलकम टू इंडिया पास हो गया, राइट? अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं, मैसेज में वेलकम टू इंडिया कर दूं और नेम के अंदर अरुण लिख दूं, तो भी नेम के अंदर अरुण ही असाइन होगा और मैसेज के अंदर वेलकम टू इंडिया असाइन होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ ये मेरा फर्स्ट आर्गुमेंट है तो मेरे नेम के अंदर जो है वेलकम टू इंडिया असाइन होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर अगर यही काम हम पोजिशनल आर्गुमेंट में कर दिए होते, तो नेम के अंदर क्या असाइन हो जाता? वेलकम टू इंडिया असाइन हो जाता। पोजिशनल आर्गुमेंट मतलब ये वाला जो पैरामीटर का जो वेरिएबल का नाम हमने लिखा है, वो पैरामीटर का जो आइडेंटिफायर हमने लिया हुआ है, वो आइडेंटिफायर अगर नहीं देते, तो ये क्या हो जाता? ये यहाँ जो हम लोग पैरामीटर पास करते हैं, वो क्या होता? वो पोजिशनल आर्गुमेंट्स होते हैं, राइट? तो अगर पोजिशनल आर्गुमेंट होता और हम अपने पैरामीटर्स को इंटरचेंज कर देते, तो ये यहाँ का असाइनमेंट भी चेंज हो जाता, जैसे कि ऊपर के केस में हमने डिस्कस किया था, राइट? फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम ये देख रहे थे, कीवर्ड आर्गुमेंट का ही केस देख रहे थे हम लोग, कि सबसे पहले अगर हमने कीवर्ड आर्गुमेंट पास किया, कीवर्ड आर्गुमेंट और पोजिशनल आर्गुमेंट को हम मिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने जब कीवर्ड आर्गुमेंट पास किया और सेकंड में हमने पोजिशनल आर्गुमेंट पास किया, तो हमें एरर मिल गया, पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट, ओके? इसका मतलब है ये पोजिशनल आर्गुमेंट था, ये कीवर्ड आर्गुमेंट था। अगर हमने इस तरीके से पास किया तो ये एरर दे दिया, लेकिन इसको उल्टा करके पास किया, जैसे हाय आगे भेज दिया, और सॉरी, अगर इसको हम उल्टा करके पास करते, सबसे पहले वेलकम टू इंडिया पास कर देते और नेम इज इक्वल टू अरुण को बाद में पास करते, तब ये हमारा कोड जो है, ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो रन कर जाता, हमारा फंक्शन जो है कॉल हो जाता, ठीक है? ये बस पोजीशन इंटरफेयर हो इंटर पोजीशन गलत हो गया है, यहाँ मैंने लिखा है इसलिए, इफ यू आर पासिंग बोथ पोजिशनल आर्गुमेंट एंड कीवर्ड आर्गुमेंट व्हाइल कॉलिंग अ फंक्शन, then mandatorily we have to pass positional argument as the first argument। mandatorily फर्स्ट आर्गुमेंट जो है मेरा पोजिशनल आर्गुमेंट होना चाहिए और जो सेकंड आर्गुमेंट है मेरा वो कीवर्ड आर्गुमेंट होना चाहिए, जो सेकंड आर्गुमेंट है मेरा वो कीवर्ड आर्गुमेंट होना चाहिए, राइट? तो, और यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट क्या हो गया? पोजिशनल हो गया है और पहला आर्गुमेंट क्या हो गया? कीवर्ड हो गया है। लेकिन अगर पहला को हम पोजिशनल कर दें और दूसरे को कीवर्ड कर दें, तब ये मेरा कोड जो है, जो हमने फंक्शन को कॉल किया है, वो रन कर जाएगा, राइट? फंक्शन कॉलिंग किसको कहते हैं? फंक्शन कॉलिंग किसको कहते हैं? जैसे कि हमने ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, राइट? ये फंक्शन वेलकम डिफाइन किया हुआ है और अगर हम उस फंक्शन को लिख रहे हैं और उसके अंदर उस फंक्शन को कहीं पे लिखकर यूज करना चाह रहे हैं, तो उसको हम लोग फंक्शन कॉलिंग कहेंगे, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमने डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट के बारे में बात की थी, कि जैसे कि वेलकम एक फंक्शन डिफाइन किया और नेम में मैंने वेंकट पास कर दिया, ठीक है? नेम में हमने वेंकट पास कर दिया और मैं इस स्टेटमेंट को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, प्रिंट हाई, और नेम को मैंने वेरिएबल रखा है, ये पैरामीटर से आ रहा है इसकी वैल्यू, वेलकम टू इंडिया, ठीक है? तो जब मैंने वेलकम कॉल किया और इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं किया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वेलकम वेंकट ले लेगा, जो मैंने यहाँ पे पास किया हुआ है। लेकिन फिर से हम अगर वेलकम फंक्शन को कॉल करते हैं और अंदर एक कोई पैरामीटर पास कर देते हैं, तो ये वेंकट को एज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना लेके, ये किसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा? इस अरुण को डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा, जो हम फंक्शन में एज़ पैरामीटर पास किया है हमने, ठीक है? फिर हम वेरिएबल लेंथ पैरामीटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कि अभी तो जैसे फिक्स था, कि जैसे ये फंक्शन हमने डिफाइन किया है वेलकम, तो इसमें एक ही पैरामीटर है, तो एक ही पैरामीटर हम लोग पास कर रहे थे।
2 पैरामीटर पास कर देंगे तो एरर दे देगा, 3 पैरामीटर पास कर देंगे तो एरर दे देगा, ठीक है? मतलब ये फंक्शन सिर्फ एक ही पैरामीटर के लिए डिफाइंड है। ये फंक्शन, ये जो ऊपर में फंक्शन था, ये 2 फंक्शंस के लिए डिफाइंड है, नेम और मैसेज। अगर हम एक भी पैरामीटर कम, एक भी आर्गुमेंट कम करेंगे, यहाँ जो हमने पास किया है 2 वैल्यू, ये देखते हैं, यहाँ जो हमने 2 वैल्यू पास किया है, इसमें एक भी वैल्यू हम लोग कम कर देंगे, ये वाला हटा देंगे और कोड को रन करेंगे, तो एरर दे देगा। या फिर अभी 2 आर्गुमेंट है यहाँ पे, अगर मैं 3 आर्गुमेंट पास कर दूँ, तो उस केस में भी एरर दे देगा। तो उस केस को कैसे हैंडल करें जब हमारे आर्गुमेंट्स जो हैं, हमें पता नहीं है एक्चुअली कि हमें कितना डालना है, वो वेरी कर सकता है एक्चुअली, हमारी रिक्वायरमेंट ये है। जैसे कि हमें एक कोड लिखना है जिसमें हम जितने भी नंबर्स पास करें, 2 नंबर पास करें तो 2 नंबर का सम ऐड होके आ जाए, 4 नंबर पास करें तो 4 नंबर का सम ऐड होके आ जाए, 10 पास करें तो 10 नंबर का सम होके आ जाए, राइट? तो अगर हम जनरल तरीके से कोड लिखते, तो हम क्या करते हैं, डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं, सम कोई फंक्शन का नाम देते हैं और इसके अंदर जैसे 2 नंबर को ऐड करने के लिए हमें कोड लिखना है, तो a, b पास करते हैं और अंदर में हम अपना कोड लिखते हैं, राइट? अंदर में हम कोड लिखते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस b, राइट? अगर हमें 3 नंबर के सम के लिए फंक्शन को डिफाइन करना है, तो हम क्या करते हैं, हम इस फंक्शन को लेते, मतलब हम उसी तरीके से फंक्शन लिखते हैं, यहाँ एक पैरामीटर बढ़ाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे प्लस सी करते हैं। लेकिन हम ये कब तक करते रहेंगे? ये हम कब तक करते रहेंगे कि हमारे पैरामीटर्स के लेंथ चेंज हो रहे हैं, कभी 2 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, कभी 4 हो रहा है, कभी 10 हो रहा है और हम अपने फंक्शन को रीडिफाइन करते रहें। ये कब तक हम करते रहेंगे? ये करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उस केस में जब हमें पता नहीं है कि हमारे इनपुट जो जो हमें सम कैलकुलेट करना है उसका लेंथ क्या है, उसमें कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है? वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट जो है, कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? अब जैसे सम करना है हमें, ठीक है? मान लो 2 नंबर का सम करना है, 3 नंबर का करना है, 10 नंबर का करना है, हमें सम करना है, राइट? हमें सम करना है और तो हम क्या, हम एक वेरिएबल का यूज़ करेंगे n, जिसके अंदर वो आर्गुमेंट स्टोर होगा। या हम 2 नंबर पास करें या 4 नंबर पास करें या 10 नंबर पास करें, सब इस न n के अंदर स्टोर होगा। लेकिन ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये वेरिएबल लेंथ है, इसके अंदर इसके आगे हमें स्टार लगाना होगा। ठीक है? ये स्टार बताएगा कि ये जो आर्गुमेंट है n जो है, ये वेरिएबल लेंथ का है, इसकी लेंथ वेरी कर सकती है। कभी मुझे 2 आइटम भी मिल सकता है, कभी 4 भी मिल सकता है और कभी 10 भी मिल सकता है, राइट? तो ये फंक्शन हमने डिफाइन किया था और इस कोड को हम रन करते हैं। इस कोड को मैं रन करता हूँ और इस कोड अब फंक्शन को कॉल करते हैं 2 पैरामीटर के साथ कि सम करो 10, 10 और 20 को। ये सम है, राइट? ये सम फंक्शन है। इस सम फंक्शन को मैंने कॉल किया, इसमें 2 पैरामीटर पास किया मैंने, 10 और 20 की। सम करो 2 नंबर को, 10 और 20 को, तो 30 मिला मुझे। 3 नंबर को मैंने एज़ आर्गुमेंट पास कर दिया, तो इसका भी सम मुझे मिल गया। अब मैंने 6 नंबर एज़ आर्गुमेंट पास किया, तो मुझे इसका भी सम मिल गया, राइट? तो कितना भी हम आर्गुमेंट पास करते जा रहे हैं, हमें वो सम मिलते जा रहा है। तो ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट जो है, स्टार और वेरिएबल नेम से हम लोग पास करते हैं, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि वी कैन मिक्स वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट विथ पोजिशनल आर्गुमेंट, ठीक है? वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट को हम पोजिशनल आर्गुमेंट के साथ मिक्स कर सकते हैं। ये पहला वाला पोजिशनल आर्गुमेंट है और दूसरा वाला वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट है, ठीक है? तो हम जब यहाँ से पैरामीटर पास करेंगे, तो जो पहला वैल्यू होगा वो इस ए के अंदर असाइन हो जाएगा और बाकी जितने बचे सब एन के अंदर चला जाएगा, ठीक है? हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चारों पैरामीटर हमने डिस्कस कर लिया, राइट? पोजिशनल आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट एंड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। चारों टाइप के पैरामीटर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। एक फंक्शन से हम लोग वैल्यू को रिटर्न कैसे कराते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। 1 मिनट। सॉरी। फिर हम डिस्कस कर रहे थे 2 चीज़ों के बारे में, ठीक है? एक ग्लोबल वेरिएबल और एक लोकल वेरिएबल, राइट? लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल।
लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ओके। तो मैंने क्या बोला कि जैसे ये एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया था, राइट? ये एक फंक्शन था, ये हैश कमेंट वाला पार्ट इग्नोर करना अभी आप लोग, ये फंक्शन का पार्ट नहीं है। अब कोई फंक्शन लिख रहा हूं मैं, एक्चुअली में ये फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन था मेरा, राइट? ये फंक्शन है मेरा, यही फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक चीज छूट गई है, a इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो कोई वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिफाइन हो, वो वो लोकल वेरिएबल होता है इन जनरल। और वो वेरिएबल जो फंक्शन के, इस पूरे फंक्शन के बाहर डिफाइन हो, वो ग्लोबल वेरिएबल होता है। और ग्लोबल वेरिएबल हम लोग पूरे पाइथन के मॉड्यूल में कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लोकल वेरिएबल उस फंक्शन में ही यूज होगा, ये याद रखना है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम लोग लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं? क्या हम लोग फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को डिफाइन किए हैं और उसको हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं? तो हाँ, बना सकते हैं। उसके लिए मैंने क्या बताया था? उसके लिए मैंने ग्लोबल कीवर्ड बताया था, राइट? ग्लोबल कीवर्ड बताया था। अब ये x इज इक्वल टू 200 का असाइनमेंट हम लोग एक फंक्शन func5 के अंदर किया है, राइट? और x इज इक्वल टू 200 का असाइनमेंट हम लोग फंक्शन func5 के अंदर किया है। और ये अब चूंकि फंक्शन के अंदर है, तो इन जनरली ये क्या होता है, ये लोकल वेरिएबल होता है। लेकिन हमने यहाँ पे ग्लोबल एक्स लिख दिया। ग्लोबल एक्स का मतलब कि एक्स के अंदर जो भी वैल्यू हम असाइन करेंगे, ये ग्लोबल वेरिएबल होगा, ठीक है। ये क्या होगा? ग्लोबल वेरिएबल होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये ग्लोबल वेरिएबल है। ये ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है। क्यों ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है? क्योंकि हमने यहाँ पे ग्लोबल एक्स लिख दिया। अगर ग्लोबल एक्स नहीं लिखते तो ये ग्लोबल वेरिएबल नहीं होता, ठीक है। अब इस x इज इक्वल टू 200 में जो असाइनमेंट है, इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे func5 हमने फंक्शन बनाया, राइट? और इसके अंदर हमने एक x इज इक्वल टू 200 डिसाइन किया और इसको हमने ग्लोबल बना दिया, ग्लोबल x को लिख के। तो अगर हम दूसरा फंक्शन को बनाए, दूसरा फंक्शन क्रिएट करें, जैसे func6 हमने क्रिएट किया और इसमें हमने प्रिंट x करने की कोशिश की, ठीक है। और इस, एक मिनट, ये पार्ट ऑफ कोड चलाया नहीं है मैंने, ठीक है। ये फंक्शन 6 कॉल किया और प्रिंट एक्स करने की, प्रिंट एक्स हमने किया। ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया और जब इस फंक्शन को मैंने कॉल किया, इस फंक्शन को जब मैंने कॉल किया तो मेरा 200 प्रिंट हो रहा है। क्यों 200 प्रिंट हो रहा है? क्योंकि ये जो एक्स है, ये ग्लोबल वेरिएबल था। ये ग्लोबल वेरिएबल हमने कहाँ डिफाइन किया था? यहाँ पे डिफाइन किया था। तो ये जो x इज इक्वल टू 200 है, ये इस फंक्शन के अंदर जो डिफाइन है, इसको हम लोग इस फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं अब, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं। तो एक ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के अंदर भी उस वेरिएबल को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लोकल वेरिएबल को हम कभी भी दूसरे फंक्शन में यूज नहीं कर सकते हैं। अब एक ऐसा फंक्शन लेते हैं हम लोग जो खुद से खुद को कॉल करता है, खुद से खुद को कॉल करता है। जैसे जैसे कि मान लो कि मुझे फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। मान लो फैक्टोरियल निकालना है मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है। और इसके लिए फैक्टोरियल निकालने के लिए हमने ऑलरेडी कोड डिस्कस किया था, राइट? उसमें हमने कितना लंबा कोड लिखा था? 7-8 लाइन का कोड लिखा था, ठीक है। 7-8 लाइन का कोड लिखा था। लेकिन अगर हम फैक्टोरियल फंक्शन का यूज कर लें, ठीक है, फैक्टोरियल फंक्शन का यूज कर लें और यहाँ 5 लिखें, तो ये 5 का फैक्टोरियल देगा। लेकिन ये 5 का फैक्टोरियल देगा, ठीक है। अभी ये रन करूंगा तो एरर देगा। रीजन बीइंग, ये जो फंक्शन है, ये किसी मॉड्यूल का पार्ट है। ये जो फंक्शन है फैक्टोरियल, ये किसी मॉड्यूल का पार्ट है। और ये किस मॉड्यूल का पार्ट है? ये मैथ मॉड्यूल का पार्ट है। पाइथन के अंदर एक मॉड्यूल होता है जिसको हम लोग, पाइथन के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। पाइथन के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि मैथ एक मॉड्यूल हो गया, पांडाज एक मॉड्यूल हो गया, नंपाई मॉड्यूल हो गया, मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल हो गया, साइपाई मॉड्यूल हो गया, ठीक है, साइकिट लर्न मॉड्यूल हो गया। तो पाइथन के अंदर बहुत ही सारे मॉड्यूल हैं और हर मॉड्यूल्स के अंदर मल्टीपल फंक्शंस डिफाइन है।
ठीक है, हर मॉड्यूल्स के अंदर मल्टीपल मल्टीपल फंक्शंस डिफाइंड है। ठीक है, हर मॉड्यूल्स के अंदर मल्टीपल फंक्शंस डिफाइंड है। तो ये फैक्टोरियल फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, ये मैथ मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, अभी मैं अगर अभी मैं इसको रन करूं, इसको मैं नेक्स्ट सेल में रन करता हूं, अगर अभी मैं 5 का फैक्टोरियल निकालूं, ठीक है, तो देखो ये एरर दे देगा। ये क्या लिख रहा है? नेम फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड। फैक्टोरियल जो है वो डिफाइंड नहीं है, फैक्टोरियल डिफाइन नहीं है। फैक्टोरियल नाम का फंक्शन हमने अपने पूरे कोड में कहीं नहीं डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, लेकिन मुझे मुझे इसे यूज करना है। तो यूज करना है तो हम पता करेंगे कि भाई ये किस किस मॉड्यूल के अंदर आता है। ये जो फैक्टोरियल मॉड्यूल है ये किस मॉड्यूल के अंदर आता है, तो ये मुझे पता है कि मैथ मॉड्यूल के अंदर आता है। तो मैं इंपोर्ट मैथ करूंगा, ये मैथ एक मॉड्यूल है, और मैथ के अंदर ये जो फैक्टोरियल है ये इस मैथ मॉड्यूल का फंक्शन है। ओके, तो मैथ मॉड्यूल के फंक्शन को कॉल करने के लिए सबसे पहले हमें उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट मतलब उसको लाना पड़ेगा मेमोरी में हमें पाइथन के अंदर से, और उसके बाद हम मैथ डॉट फैक्टोरियल लगाएंगे, मैथ मॉड्यूल का नाम और फैक्टोरियल उसका फंक्शन। ठीक है, इसको रन करते हैं, देखो ये रन कर गया, राइट। सिर्फ फैक्टोरियल 5 हमने रन किया था तो वो एरर थ्रो किया था, राइट, नेम फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेम फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड। उसी तरीके से अगर हमें किसी और चीज का फैक्टोरियल निकालना है, हमें 10 का निकालना है, तो हम यहाँ 10 पास करेंगे। ठीक है, 10 पास करेंगे, और देखो ये 10 का फैक्टोरियल निकाल के दे दिया। ठीक है, तो ये एक्चुअली में कर क्या रहा है? ये जैसे फैक्टोरियल 5 है, ये कर क्या रहा है? कर क्या रहा है एक्चुअली में? ये ऐसे कर रहा है, राइट। ये सबसे पहले 5 इंटू फैक्टोरियल 4 कर रहा है, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 कर रहा है, राइट। फिर ये क्या कर रहा है? फिर जो इसका रिजल्ट आया 5 इंटू फैक्टोरियल 4 का, ठीक है, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 का जो रिजल्ट आया, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 का अच्छा ऐसे देखते हैं। फिर ये नेक्स्ट टाइम ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, राइट। फिर ये क्या, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है इसमें? फिर इसमें हो रहा है 5 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ 2, राइट। फिर अगर हम नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं तो ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल ऑफ 1, राइट, फैक्टोरियल ऑफ 1। ठीक है, उसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये क्या कर रहा है? देखो हमने फैक्टोरियल 5 को कॉल किया, फैक्टोरियल 5 को कॉल किया, तो फैक्टोरियल 5 को जब कॉल किया हमने, तो इंटरनली ये क्या कर रहा है? 5 को फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट, 5 माइनस 1 4। फिर 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 किया मैंने, फिर ये फैक्टोरियल 3 को कॉल कर रहा है, मतलब ये 4 माइनस 1। फिर ये क्या कर रहा है? 5 इंटू 4 इंटू 3, फिर फैक्टोरियल 2 को कॉल कर रहा है, तो एक एक करके ये घटते जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये खुद को कॉल कर रहा है, राइट। ये फैक्टोरियल फंक्शन जो है हर स्टेप में ये खुद को कॉल कर रहा है, राइट। यहाँ भी फैक्टोरियल कॉल किया, फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर से फैक्टोरियल कॉल किया, फिर से ये इसने फैक्टोरियल कॉल किया, फिर से इसने फैक्टोरियल कॉल किया। ठीक है, तो ये खुद से खुद को कॉल कर रहा है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम लोग पाइथन के अंदर बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शंस। ओके, इस टाइप के फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं पाइथन के अंदर रिकर्सिव फंक्शंस, तो खुद से खुद को कॉल करे। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। ये फंक्शन जो खुद से खुद को कॉल कर रहा है उसको हम लोग रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये फैक्टोरियल हम निकाल रहे थे, हमने देखा था अपने पिछले क्लासेस में, और
8-10 लाइन का कोड हो जा रहा था, लेकिन ये सिंगल लाइन में हमने ये कोड लिख दिया। ठीक है, तो हमारा एक तो कोड का साइज रिड्यूस हो गया और रीडेबिलिटी भी हाई हो गई। हमें बहुत ईजिली समझ में आ जा रहा है कि हाँ फैक्टोरियल हम लोग फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इसके ऊपर और डिस्कशन करते हैं। ये जो मैंने इंपोर्ट किया है, अब फर्दर आगे और डिस्कशन करेंगे, बट अभी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले मैंने मॉड्यूल मैथ मैथ मॉड्यूल को कॉल किया और फिर मैथ मॉड्यूल के अंदर जो फैक्टोरियल फंक्शन है उसको यूज किया, राइट। अब मैथ मॉड्यूल को हमने कॉल किया है, मैथ मॉड्यूल को हमने कॉल किया है, इसके साथ हम लोग एलियास नेम भी दे सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट मैथ एज एम, मतलब मैथ को हमने एम से रीनेम कर दिया, कोई स्मॉल वर्ड से रीनेम कर दिया और एम डॉट फैक्टोरियल 5 किया। तो देखो अभी भी ये कैलकुलेट करके दे रहा है, राइट। अभी भी ये कैलकुलेट करके दे रहा है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैथ वी आर राइटिंग एम। तो ये क्या कर रहा है, हमारे मतलब जो लेंथ ऑफ कोड है, जो हम लोग बड़े बड़े वेरिएबल्स मॉड्यूल्स के नेम लिख रहे हैं, वो सब हमारा क्या हुआ, वो सब हमारा रिड्यूस हो गया। ठीक है, वो सब हमारा क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। हेलो यस अरुण वेंकटेश है। यस यस। ये किस मॉड्यूल में क्या है ये कैसे पता चलेगा? हाँ, मतलब अभी मैंने ठीक। वही कोड चलाया एक्चुअली। ओके। ये कोड मैंने अभी चलाया ना। देखो ये कोड अभी मैंने वही चलाया था फंक्शन, और कोइंसिडेंटली आपने जो पूछा मैं वही लिख रहा था एक्चुअली। ठीक है, तो जैसे मैथ मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया, राइट। मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और इसको जब हम डायरेक्ट dir फंक्शन के अंदर पास करते हैं, ठीक है, dir फंक्शन के अंदर इस मैथ मॉड्यूल को पास किया इंपोर्ट करने के बाद, तो हमें पूरे लिस्ट ऑफ फंक्शंस आ गए जो इस मैथ मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, वो लिस्ट ऑफ सारे फंक्शंस आ गए जो इस मैथ मॉड्यूल के अंदर डिफाइन है। जैसे हमने ऊपर में इस मैथ मॉड्यूल का फैक्टोरियल फंक्शन यूज किया था, राइट। तो यहाँ पे देखो फैक्टोरियल फंक्शन दिख रहा है, राइट। यहाँ फैक्टोरियल फंक्शन दिख रहा है। हमें 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 एक्सपोनेंशियल निकालना है, तो देखो ई है उसके लिए। फिर फिर हमें किसी नंबर की लॉग वैल्यू निकालनी है, किसी वैल्यू की, तो देखो उसके लिए लॉग है। log 10 वैल्यू निकालनी है, वो है। log 2 वैल्यू निकालनी है, वो भी मेंशन है। साइन वैल्यू निकालनी है किसी नंबर की, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास साइन फंक्शन है, tan फंक्शन है। ठीक है, तो उसी तरीके से मल्टीपल फंक्शंस है इस मैथ मॉड्यूल के अंदर, और इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि उस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या फंक्शंस है हमारे पास। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। नहीं बट जैसे ये तो फंक्शन डिफाइन हो गया, राइट? यस यस। मतलब ठीक है, मुझे ये पता है कि मैथ्स एक मॉड्यूल है करके, राइट तब जाके मुझे वो फंक्शन पता चल रहा है। राइट राइट। लेकिन ये पर्टिकुलर मॉड्यूल पाइथन के अंदर है, ये मतलब ये तो गूगल हाउ करना पड़ेगा आपको। ओके। ये तो मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी, मतलब आप हाँ। अब मान लो मुझे आपको फैक्टोरियल निकालना है, तो आप गूगल करोगे हाउ टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, ठीक है, तो वहाँ 2-3 सॉल्यूशन दिए होंगे। तो वहाँ आप ढूंढोगे तो पता चलेगा कि अच्छा एक फैक्टोरियल नाम का इनबिल्ट फंक्शन भी है, इसको भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, अब दो वो अप्रोच है। ट्रायल एंड एरर मेथड पे चलना पड़ेगा। अब दो अप्रोच है, या तो पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ के सब याद रखो कि कौन से मॉड्यूल में कौन कौन से मॉड्यूल है पाइथन के अंदर, और वो हर तो मॉड्यूल इम्पॉसिबल है। दैट इज वो तो इम्पॉसिबल। और दूसरा अप्रोच ये है कि आपको जो प्रॉब्लम आए आप उसको गूगल करो, है ना। या तो आप हाँ। याद रखो कि कौन कौन से मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से फंक्शन मेरे पास अवेलेबल है। तो वही वही मैं बोल रहा था कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे आपको 6 महीना, 1 साल, 2 साल निकल जाएगा, पूरे डेप्थ में जाओगे। तो हम्म। अप्रोच वही होना चाहिए कि लर्न एज यू वर्क, जैसे जैसे आप काम करोगे उस तरीके से हम्म। सीखते चलो। इनिशियली आपको बेसिक चीजें, बस सारी चीजें पता होनी चाहिए कि काम कैसे करना है। काम कैसे करना है ये जानना इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। ठीक है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड, या थैंक्स। तो मैंने एक और फंक्शन यूज किया, इसको हेल्प कहते हैं, हेल्प फंक्शन, और इसके अंदर मैंने मॉड्यूल्स पैरामीटर पास किया है। ठीक है, मॉड्यूल्स को पास किया है, और इसको जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो
इसको जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास सारे मॉड्यूल्स के नाम आएंगे कि पाइथन के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं एक्चुअली। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी मैथ यूज किया, यहाँ पे दिख रहा है, राइट। मैथ यूज किया, दिख रहा है, देखो साइकिट लर्न दिख रहा है जो मशीन लर्निंग के लिए यूज होता है। ठीक है, ठीक है, साइपाई दिख रहा है, सी बॉन्ड दिख रहा है, सब प्लॉटिंग के लिए यूज होता है, सी बॉन्ड वगैरह। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सारे इतने सारे मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं हमारे अंदर, इतने सारे मॉड्यूल्स हैं। आप पढ़ना चाहो एक एक मॉड्यूल के बारे में डिटेल में, पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन पे आप पढ़ सकते हो, बट दैट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली कि आप सारा चीज पढ़ जाओ। इसलिए जो आपको यूज पड़े आप उसी को पढ़ो। अब देखो लॉगिंग है कि यहाँ पे लॉगिंग मॉड्यूल, ये लॉग्स लॉग्स को जनरेट करने के लिए यूज यूज करते हैं हम लोग। जब कोई कोड लिख रहे हैं उसके लॉग को कहीं स्टोर करना है हमें कि क्या क्या हुआ, क्या क्या स्टेप हुआ। ठीक है, उस पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, below code is used to get the names of modules present inside a Python function। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ डायरेक्टरी, और क्या है था, और यहाँ पे हमने क्या पास किया था, यहाँ पे हमने मॉड्यूल नेम पास किया था, राइट। मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल नेम, और this code is used to get the list of functions present inside a Python module। ओके, तो सबसे पहले पहले हम लोग मॉड्यूल को कॉल कर रहे हैं और फिर उसके अंदर के फंक्शंस को। तो सबसे पहले मॉड्यूल कॉल होता है और उसके बाद उसके अंदर फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मॉड्यूल कॉल होता है और उसके बाद फंक्शंस उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस है एक्चुअली। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक फंक्शन लिखते हैं जो नॉर्मली 2 नंबर के स्क्वायर को जनरेट करेगा। ठीक है, 2 नंबर के स्क्वायर, 1 नंबर के स्क्वायर को जनरेट करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ हम n पास कर देते हैं और यहाँ से हम रिटर्न करा लेते हैं, रिटर्न n इंटू n। ठीक है, इसको हम चलाएं और ठीक है, ये 2 नंबर के स्क्वायर को जनरेट कर दिया, 5 के स्क्वायर को जनरेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस तरीके का फंक्शन डिफाइन करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन इस कोड को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और वो तरीका मैं बता रहा हूँ, एक सिंगल लाइनर तरीका, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेमडा फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लेमडा फंक्शन। ठीक है, तो लेमडा फंक्शन क्या करेगा, लेमडा फंक्शन क्या करेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी कोड। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख रहा हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू इतना। ठीक है, और कोड को मैंने चला दिया, और जैसे ही मैं रिजल्ट यहाँ लिखूंगा, इसके अंदर कोई वैल्यू पास कर दूं मैं, जैसे कि 7। ये देखो स्क्वायर कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे 2 लाइन का कोड था स्क्वायर जनरेट करने का, यहाँ का सिंगल लाइन पे कोड हो गया। ये 2 लाइन का कोड बस मैंने एक एग्जांपल लिया था। ये कोड कोड का लाइन जो है 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, और उन कोड्स को हम सिंगल लाइन में भी कभी कभी लिख सकते हैं लेमडा फंक्शंस के हेल्प से। तो लेमडा फंक्शन क्या होता है, एक एनोनिमस फंक्शन होता है, एक एनोनिमस फंक्शन होता है। इस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है, जैसे कि यहाँ इस फंक्शन का हमने नाम दिया हुआ है, राइट, कि इस फंक्शन का नाम स्क्वायर है, और जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो इस फंक्शन को यूज कर रहे हैं, इस फंक्शन के नेम को यहाँ स्क्वायर स्क्वायर नेम से डिफाइन था, स्क्वायर फंक्शन का नेम यूज किया और उसके अंदर हमने पैरामीटर्स को पास किया। तो पैरामीटर्स को पास किया तो उसका हमें आउटपुट आया, राइट, उसका आउटपुट आया। अब
हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस केस में क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन का हमारा कोई नाम नहीं है, इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है। ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, इसका कोई नाम नहीं है, बस हम लिख रहे हैं लेमडा, यहाँ पे आर्गुमेंट्स कि कितने आर्गुमेंट हैं, आर्गुमेंट इस फंक्शन में हम पास कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास कर रहे थे क्योंकि उस नंबर का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना था। तो यहाँ भी हमें उस एक आर्गुमेंट को पास करना होगा। और n इंटू एन क्या हो गया, वो ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करना चाहते हैं अपने इनपुट के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, राइट। यहाँ पे हम इस ऑपरेशन को यहाँ परफॉर्म कर रहे थे, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे रिजल्ट लिख देते हैं। रिजल्ट इज इक्वल टू n इंटू एन कर देता हूँ मैं, n मल्टीप्लाइड बाई n, और चलाते हैं और इसको चलाते हैं, ठीक है। सॉरी, ये रिजल्ट को रिटर्न करना है, मैंने n को रिटर्न कर दिया। तो मैंने चलाया ये 25 हो गया, राइट। तो ये 3 लाइन का कोड था, ये 3 लाइन का कोड को मैंने यहाँ पे सिंगल लाइन में लिखा है। वो आर्गुमेंट जो हमें पास करना है, यहाँ पे जैसे n आर्गुमेंट को पास कर रहे थे, और यहाँ पे वो ऑपरेशन जो हमें परफॉर्म करना है, हम ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, n इंटू एन परफॉर्म कर रहे हैं। और रिटर्न वैल्यू, ये जो ऑपरेशन होगा n इंटू एन, ठीक है, इनपुट पास करने के बाद, इनपुट क्या है 5 10 जो भी नंबर हम पास कर रहे हैं, उसका रिटर्न वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, राइट। और उस वेरिएबल को हम स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट के अंदर, ठीक है। उस वेरिएबल उस जो रिटर्न वैल्यू होगा n मल्टीप्लाइड बाई n का, उस वो रिजल्ट वैल्यू हम लोग स्टोर कर रहे हैं रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, ठीक है। रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, और फिर इस फंक्शन को जो हमने डिफाइन किया है, क्योंकि इसका कोई नाम तो नहीं है, इसका कोई नाम हमने नहीं दिया है, तो इस फंक्शन को अगर हमें कॉल करना होगा, तो जो वेरिएबल के अंदर हम इसकी रिटर्न वैल्यू को स्टोर रखेंगे, ठीक है, उस वेरिएबल का नाम दे देंगे और उसमें हम लोग पैरामीटर को पास कर देंगे। आर यू गेटिंग दिस? तो अरुण, ये आवाज नहीं आ जो रही। लैम्बडा है, लैम्बडा का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब लैम्बडा के बाद, हेलो यस यस यस। हेलो, आई एम ऑडिबल? यस, यू आई आर एम ऑडिबल? ऑडिबल, यू आर ऑडिबल। हाँ, या थैंक्स। ये लैम्बडा का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये बहुत जगह मैं देखा हूँ, इवन स्पार्क में भी ये बहुत यूज होता है। हाँ हाँ, बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत, और बहुत हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू एक्शंस के में लिए। बहुत ज्यादा यूज होता है ये, जब राइट स्पार्क को कॉल आउट करते हैं। राइट। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, लैम्बडा के बाद ये जो एन दिया है, वो आर्गुमेंट है क्या? मतलब नंबर यस ऑफ यस आर्गुमेंट्स होता है? यस, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको इसको, और भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और भी मैं एग्जांपल्स कोट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अब जैसे कि फिर से मैं एक कोड लिखता हूँ जहाँ मैं 2 आर्गुमेंट को पास कर रहा हूँ, ठीक है। आप ही के क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दो दो आर्गुमेंट में मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है, मैं उसके लिए कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। a कॉमा b लिख रहा हूँ, और यहाँ पे रिजल्ट में a प्लस b कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे दो दो आर्गुमेंट मैंने पास किया। अब इस कोड को मैंने रन किया, ठीक है, रन किया, और यहाँ पे मैं 2 वैल्यू पास कर दे रहा हूँ, तो 2 नंबर का समेशन आ जाएगा, राइट। अब इसी को यहाँ पे 2 आर्गुमेंट हम लोग पास करें, इसी को मैं अब लेम्डा के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, ठीक है, लेम्डा के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पहला वाला मैंने क्या बोला, कॉलम के लेफ्ट साइड वाला, इधर आर्गुमेंट्स जाएंगे, लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स जाएंगे, जो भी मेरा लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट है। आर्गुमेंट मेरा क्या है, दो दो नंबर्स का समेशन मुझे करना है, तो मुझे 2 आर्गुमेंट पास करने, राइट। तो a कॉमा b हो गया। अब मुझे उन 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो राइट साइड में मुझे क्या लिखना है, वो ऑपरेशन जो मुझे परफॉर्म करना है, राइट। तो यहाँ मैं लिखूंगा a प्लस b, और इस ऑपरेशन का रिजल्ट जो है, इस रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। तो इस कोड को मैं रन करता हूँ, इस कोड को मैं रन करता हूँ, और इसके अंदर मैं 2 वैल्यू पास करता हूँ, वही जो ऊपर पास किया था वही पास कर देता हूँ, 5 9 पास कर देता हूँ, और देखो यहाँ भी देखो 14 आया, राइट। तो यहाँ पे हम क्या पास कर रहे हैं, वो आर्गुमेंट्स जो मुझे पास करने हैं, वो वैल्यू जो मुझे फंक्शन के अंदर पास होनी चाहिए, और यहाँ पे वो ऑपरेशन जो मुझे परफॉर्म करना है, ठीक है। वो ऑपरेशन, या फिर हम लोग कह सकते हैं वो एक्सप्रेशन जो मुझे परफॉर्म करना है। तो लेम्डा फंक्शन का अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखूं, ठीक है, लेम्डा फंक्शन का एक अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा कि यहाँ पे मान लो x वेरिएबल है जिसके अंदर हम उसका रिजल्ट को स्टोर करेंगे, और लेम्डा लेम्डा लिखना लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना है आर्गुमेंट का लिस्ट,
जो आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं और यहाँ पे कॉलन के बाद हमें लिखना है वो एक्सप्रेशन, जो कैलकुलेशन हमें करना है अपने इनपुट्स के ऊपर, ठीक है? तो ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया लैम्ब्डा फंक्शन डिफाइन करने का, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो ये क्या लैम्ब्डा फंक्शन को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है? इसको हम लोग एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं और एनोनिमस फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता, राइट? एनोनिमस फंक्शन, इसको हम लोग एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन का ये जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं लैम्ब्डा के हेल्प से, इसका कोई नाम नहीं होता। जैसे कि स्क्वायर निकालना है तो हमने इस फंक्शन का नाम यहाँ पे पहले डिफाइन किया, फिर अंदर में ऑपरेशन किया, लेकिन इसमें जो है कोई नाम नहीं लिखा हमने फंक्शन का, ठीक है? इसमें हमने नाम नहीं लिखा है उस फंक्शन का, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और लैम्ब्डा फंक्शंस को हम लोग देखते हैं, ठीक है? जैसे कि मुझे 2 नंबर्स में बड़ा नंबर कौन है, मुझे ये निकालना है। तो जनरल कोड तो आपको पता ही है, डेफ कीवर्ड लिखेंगे, फंक्शन का नाम देंगे और 2 नंबर्स को एज़ पैरामीटर पास करेंगे a, b और कॉलन लेके नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इफ a इज ग्रेटर देन b, प्रिंट a इज ग्रेटर, एल्स b इज ग्रेटर, ओके? तो ये 5-6 लाइन का कोड हो जाएगा मेरा। 2 नंबर का मुझे अगर ग्रेटेस्ट निकालना है तो मुझे ये निकालने के लिए 5-6 लाइन का नॉर्मल फंक्शन डिफाइन करने के तरीके से अगर लिखेंगे तो 5-6 लाइन का कोड हो जाएगा हमारा। लेकिन लेकिन उसको अगर हमें लैम्ब्डा फंक्शंस की हेल्प से लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया लैम्ब्डा। लैम्ब्डा लिखेंगे। मुझे 2 नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन है वो निकालना है। 2 नंबर्स में बड़ा कौन है? मुझे वो निकालना है। तो a, b लिखेंगे, ठीक है? ये मैंने क्या पास किया? ये मैंने आर्गुमेंट लिस्ट पास किया, जो मैंने एक जनरल फार्मूला डिफाइन किया है उसके हिसाब से। आर्गुमेंट लिस्ट पास किया, फिर मैंने कॉलन लिखा। कॉलन लिखा और यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है? अपना स्टेटमेंट लिखेंगे कि इफ a इज ग्रेटर देन b, सॉरी, इफ a इज ग्रेटर देन b, ठीक है? तो मुझे a रिटर्न हो, ठीक है? ये पहला वाला वैल्यू अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो a रिटर्न हो और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो मुझे b रिटर्न हो, ठीक है? और इसके रिजल्ट को हम एक रिजल्ट वेरिएबल लेते हैं, इसमें स्टोर कर देते हैं, ठीक है? इसको मैंने रन किया। मैं फिर से देखना चाहता हूँ, आउटपुट देखना चाहता हूँ। मैं फिर से 5 और 9 2 इनपुट लेता हूँ और इसके रिजल्ट को देखते हैं क्या है। देखो 9 आ रहा है, राइट? 9 आउटपुट आ रहा है। 5 और 9 में जो नंबर बड़ा है वो है 9। अभी देखो सिंगल लाइन में हमने इसको लिख दिया। अगर हम इसको जनरल तरीके से चलते हैं तो मेरा 6-7 लाइन का कोड होता है, राइट? अब देखो इस केस में ये जो रिजल्ट जो है इस एक्सप्रेशन का रिटर्न वैल्यू को स्टोर कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम जनरल फंक्शन एक डिफाइन करते हैं, यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है? रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं ताकि वो फंक्शन को जब हम कॉल करें तो मुझे ये रिजल्ट जो है रिटर्न आए। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि इसको रिटर्न करो, राइट? यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफाई नहीं करते। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेट होगा और उसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू जो है वो रिटर्न हो जाएगी इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है? ठीक है। हम लोग और देखते हैं और धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं और लैम्ब्डा फंक्शन के और 3-4 केस देखेंगे, ठीक है? कि और कहाँ-कहाँ हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब पाइथन के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है? पाइथन के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है जैसे जिसको हम लोग कहते हैं फ़िल्टर फंक्शन, ठीक है? ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन है, सब जितना आज चल रहा है, ठीक है? जिसको हम लोग कहते हैं फ़िल्टर फंक्शन, ठीक है? तो
सपोज करो कि मुझे पता करना है कि एक नंबर जो है वो इवन नंबर है कि नहीं, मुझे ये पता करना है कि एक नंबर जो है वो इवन नंबर है कि नहीं। तो मैं उसके लिए एक फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है? एक फंक्शन लिखता हूँ और उसका नाम मैं इवन ही रखता हूँ, चेक इवन रखता हूँ कि मुझे चेक करना है कि वो इवन नंबर है कि नहीं, ठीक है? और उस नंबर को, चूँकि मुझे एक नंबर को चेक करना है कि वो इवन नंबर है कि नहीं, तो मैं फंक्शन का नाम डिफाइन किया और उसमें उस आर्गुमेंट को पास कर दिया। अब यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगा देता हूँ, ठीक है? इफ कंडीशन लगाया कि अगर ये डिवाइड हो रहा है, इफ कंडीशन के बाद भी कॉलन लगेगा, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो? या रिटर्न कर दो या फिर प्रिंट कर दो, प्रिंट नंबर इज इवन, ठीक है? नंबर इज इवन, एल्स, या फिर ये रिटर्न करो, प्रिंट नंबर इज ऑड, ठीक है? तो फिर प्रिंट नहीं कराते हैं यहाँ पे रिटर्न कराते हैं। नंबर जो है, हाँ, वो इवन है, और यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं हम लोग फॉल्स, और इसको हम चलाते हैं। लाइन नंबर 4 में इनवैलिड सिंटेक्स है, आर छूट गया है यहाँ पे, ठीक है? अब इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं कुछ पैरामीटर देके, ठीक है? जैसे कि मैंने इसके अंदर 4 डाला तो ये चला कोड मेरा और ट्रू आया, और 5 डाला तो ये चला, तो ये क्या आ गया? अच्छा, यस, 5 डाला तो देखो फॉल्स आ गया, ठीक है? तो ये मैंने बनाया, ये मैंने फंक्शन लिखा एक नंबर को चेक करने का कि वो नंबर इवन है कि नहीं, ठीक है? अगर मुझे ये चेक करना है कि एक मैं सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स लेता हूँ, जैसे कि मैं एक लिस्ट लेता हूँ, इस लिस्ट के अंदर मैं मल्टीपल आइटम्स रखता हूँ, ठीक है? इस लिस्ट के अंदर मैं मल्टीपल्स आइटम्स रखता हूँ, ठीक है? तब मैं कैसे चेक करूँ कि इस लिस्ट के अंदर जितने आइटम्स हैं, इस लिस्ट के अंदर जितने आइटम्स हैं वो इवन है कि नहीं, ठीक है? तब मैं कैसे चेक करूँ कि इस लिस्ट के अंदर जितने आइटम्स हैं वो इवन है कि नहीं, ठीक है? कैसे चेक करूँ? और चेक करने के बाद जो नंबर इवन है, ठीक है? जो नंबर इवन है उसको मैं अलग लिस्ट में निकालना चाहता हूँ। जो नंबर इवन है इस लिस्ट में से उसको मैं अलग लिस्ट में निकालना चाहता हूँ। इसमें और नंबर डाल देता हूँ, 12, 16, ठीक है? फिर ये रिक्वायरमेंट है कि ये मेरा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में से मुझे एक लिस्ट लेना, इस एक ऐसा लिस्ट बनाना है, इस लिस्ट को यूज करके वो लिस्ट सिर्फ इवन नंबर्स को स्टोर करे जो कि इस लिस्ट में है, ठीक है? तो हमने ये इवन नंबर कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन लिख दिया, राइट? ये फंक्शन लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन यूज करते हैं, एक फंक्शन यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फिल्टर। फंक्शन यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फिल्टर। इसके अंदर इस फंक्शन को पास करते हैं जो फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया, ठीक है? इस फंक्शन को पास करते हैं जो फंक्शन हमने डिफाइन किया, और इसके अंदर वो वेरिएबल जिसके अंदर ये पूरा लिस्ट स्टोर है, वो वेरिएबल का नाम, ये कि ये क्या है, ये एल है, इसको हमने पास कर दिया, ठीक है? पास किया, और चूंकि मुझे एक लिस्ट चाहिए जो कि सारे इवन नंबर्स को स्टोर करता हो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट आगे में, और इसकी वैल्यू में लिखता हूँ L1, ठीक है? और इसको मैं चलाता हूँ। जब मैं प्रिंट L1 करता हूँ तो देखो एक नया लिस्ट आया मुझे जिसके अंदर सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, इस लिस्ट में से निकाल के, इस लिस्ट के जितने इवन नंबर्स हैं वो मुझे एक नए लिस्ट में मिल गए, राइट? तो ये फिल्टर फंक्शन क्या किया, ये फिल्टर फंक्शन क्या किया, मेरे हर एक एलिमेंट्स को पिक किया और चेक किया कि क्या वो इवन नंबर है, क्या वो इवन नंबर है, क्या वो इवन नंबर है, और जो इवन नंबर जो मिला, जो भी इस चेक इवन कंडीशन को सेटिस्फाई किया, उसकी जिसकी वैल्यू ट्रू आई, ठीक है, जिस उसको सेटिस्फाई किया उसको बाहर निकाल के लिस्ट L1 के अंदर स्टोर करता चला गया, राइट? आर यू गेटिंग दिस? तो फिल्टर फंक्शन का यूज हम लोग कोई गिवन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में से कुछ आइटम्स को फिल्टर करना है, फिल्टर आउट करना है, उस केस में यूज करते हैं। तो फिल्टर फंक्शन का आउटपुट जो है हमेशा
जो इनपुट का लेंथ है या तो उसके बराबर होगा या फिर उससे कम होगा, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि ये फ़िल्टर कर रहा है, जो हमने इनपुट दिया, इनपुट में जो भी हमने एलिमेंट्स दिए हैं, उसमें वो फ़िल्टर कर रहा है कि क्या-क्या इवन नंबर है। तो यहाँ हमने क्या किया, अब देखो ये लिस्ट तो मैंने बताया कि जो आउटपुट आएगा वो लिस्ट के फॉर्म में आ जाए इसलिए डाल दिया। फ़िल्टर फंक्शन हमने लगाया और अंदर में वो फंक्शन का नाम लिखा है, ये फंक्शन का नाम, ठीक है? ये फंक्शन का नाम हमने पास किया और यहाँ पे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स क्या है? ये लिस्ट है एक, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ठीक है? तो ये लिस्ट के एक-एक एलिमेंट उठकर इस चेक इवन फंक्शन में जा रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले 4 उठा। इस लिस्ट L में इतने सारे वैल्यूज़ डिफाइन है, राइट? और जो सबसे पहला वैल्यू है वो है 4, तो 4 सबसे पहले पिक हुआ, चेक इवन फंक्शन के अंदर पास हुआ, ये जो चेक इवन फंक्शन है। इसके अंदर पास हुआ, यहाँ जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म किया, अगर ये इवन है तो ट्रू रिटर्न किया और जैसे ही यहाँ से ट्रू रिटर्न हुआ, वो फ़िल्टर होके L1 के अंदर चला गया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या था? नेक्स्ट एलिमेंट 8 था, तो इस चेक इवन में 8 पास होगा और ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा और अगर ट्रू है, अगर ये कैलकुलेशन जो भी हुआ अंदर में वो ट्रू है तो फिर से ये L1 के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। फिर 9 पास हुआ, 9 में फिर से चेक इवन में जाएगा, चेक इवन में गया, इस बार इसने फॉल्स रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया तो ये फ़िल्टर फंक्शन जो उसको छोड़ देगा, उसको L1 के अंदर नहीं स्टोर करेगा, ठीक है? L1 के अंदर नहीं स्टोर करेगा और उसी तरीके से वो सारे एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेशन करेगा और मुझे ये आइटम मिलेगा, ठीक है? तो फ़िल्टर फंक्शन जो है, मेरा जो फ़िल्टर फंक्शन है ये क्या किया कि इट इज़ यूज्ड टू फ़िल्टर एलिमेंट्स फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, राइट? बेस्ड ऑन सम कंडीशन। किसी कंडीशन पे अगर मुझे फ़िल्टर करना है एलिमेंट्स को फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, तो उस केस में हम फ़िल्टर फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उस केस में हम फ़िल्टर फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? No. ठीक है। अब जो है अब हम एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है? नया फंक्शन डिफाइन करते हैं और ये क्या कर रहा है, ये किसी नंबर के डबल को कैलकुलेट करेगा, ठीक है? इसमें मैं इनपुट पास किया, इनपुट में x पास किया। ये फंक्शन क्या कर रहा है, किसी भी नंबर को किसी नंबर के डबल को कैलकुलेट करेगा। तो मैं एक रिजल्ट वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मैं उस नंबर को डबल करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इंटू एक्स, ठीक है? डबल करता हूँ और डबल करने के बाद मैं इस रिजल्ट की वैल्यू को रिटर्न करता हूँ। इस रिजल्ट की वैल्यू को रिटर्न करता हूँ और और मैं इस कोड को चलाता हूँ, इस ब्लॉक ऑफ कोड को, ठीक है? चलाया, मैंने डबल लिखा, यहाँ 5 लिखा, 5 पास किया, ठीक है? तो आउटपुट क्या आता है? 10, ठीक है? 10 आउटपुट आता है, ठीक है? अगर मैं एक लिस्ट लूँ, यही लिस्ट लेता हूँ और मुझे जो है इस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स का डबल निकालना है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है? मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इस लिस्ट के सारे एलिमेंट को का डबल निकालना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन है पाइथन के अंदर जिसको हम लोग कहते हैं मैप, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं मैप फंक्शन और इसको हम लोग मैप फंक्शन कहते हैं और हमने यहाँ डबल नाम दिया हुआ है इसका, इस फंक्शन का, तो मैं उठा के इसको इस मैप फंक्शन के अंदर पास करूँगा और उसके बाद मैं उस लिस्ट को पास कर दूँगा जिसके अंदर सारे वैल्यूज़ मेरे जो जो मेरा इनपुट है, इनपुट लिस्ट है उसको मैं पा वो एल वेरिएबल में स्टोर है, उसको मैं एज़ सेकंड आर्गुमेंट यहाँ पे पास करूँगा। और मुझे डबल निकालने के बाद इन सारे नंबर्स का एक नया लिस्ट चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है? तो मैं इसको भी लिस्ट के अंदर डालूँगा और इसकी वैल्यू को मैं L2 के अंदर स्टोर करता हूँ, ठीक है? L2 के अंदर स्टोर करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसको चलाया, इसको चलाया, इसको चलाया, ठीक है? और अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, ठीक है? इसको मैं प्रिंट करता हूँ,
तो देखो सारे नंबर का डबल हो गया, जो भी मेरे इनपुट में नंबर थे। 4 का 8 हुआ, 8 का 16 हुआ, 9 का 18 हुआ, ठीक है, 5 का 10 हो गया, 10 का 20 हो गया, राइट। सारे नंबर्स का डबल कैलकुलेट हो गया। तो सारे नंबर्स का डबल कैलकुलेट हुआ, तो मैप फंक्शन क्या कर रहा है? मैप फंक्शन, अगर मुझे किसी एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है, और उसमें मुझे हर एलिमेंट के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, हर एलिमेंट के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम लोग मैप फंक्शन का यूज करेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes. ठीक है, तो हर एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके मुझे एक नया एलिमेंट लाना है, तो उस केस के लिए हम जो है मैप फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से उसी तरीके से उसी तरीके से अगर मुझे एक लिस्ट के सारे एलिमेंट का स्क्वायर निकालना है, राइट, मुझे सारे एलिमेंट का स्क्वायर निकालना है, तो हम इसी तरीके से एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है। सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर निकालना है, राइट, इसी तरीके से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे स्क्वायर, ठीक है, और x इंटू एक्स करेंगे, इस कोड को चलाएंगे, और इसी तरीके से एक मैप फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे सारे एलिमेंट का स्क्वायर निकालना है। इसके अंदर उस फंक्शन का नाम डालेंगे, और यहाँ पे वो लिस्ट जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, ये वाला लिस्ट, ठीक है, ये इनपुट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, और स्क्वायर किया, और इसका आउटपुट जो है L2 में स्टोर होगा, और इसको मैं चलाया, और इसको जब मैं प्रिंट किया, देखो L2 आया, ठीक, सारे नंबर का स्क्वायर जनरेट हो चुका है, 4 का 6, ये सारे नंबर्स का स्क्वायर जो है यहाँ पे जनरेट हो गया, ठीक। इसी तरीके से एक जो तीसरा जो और एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं रेड्यूस फंक्शन। और इंटरव्यू का ये क्वेश्चन है कि फिल्टर, मैप और रिड्यूस फंक्शन तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपके टंग पे रहना चाहिए। रिड्यूस फंक्शन मेरा क्या करता है, ठीक है, रिड्यूस फंक्शन मेरा क्या करता है, जैसे कि मेरे पास ये एलिमेंट्स है, राइट, और मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इन सारे एलिमेंट्स का मुझे सम चाहिए, ठीक है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इन सारे एलिमेंट्स का क्या चाहिए, सम चाहिए, ठीक है। तो मैं रिड्यूस फंक्शन को यूज करूंगा, और उसके बाद, लेकिन रिड्यूस फंक्शन यूज करने के लिए एक प्री रिक्विसाइट है। अच्छा, वो बताते हैं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं रिड्यूस फंक्शन का यूज करूंगा, और रिड्यूस फंक्शन का यूज करने के बाद, ठीक है, जैसे कि हमें सम कैलकुलेट करना है, राइट, तो हम एक ऑपरेशन लिखते हैं। हम इस बार ऑपरेशन को जो है हम इस बार लेमडा फंक्शन में लिखते हैं, ठीक है, लेमडा फंक्शन में लिखते हैं। और जैसे दो नंबर को मुझे सम करना है, ठीक है, तो मैं एक लेमडा फंक्शन लिखता हूँ, LAMBDA, लेमडा फंक्शन लिखता हूँ। और सबसे पहले क्या है, मुझे दो नंबर के सम करने का एक कोड लिखना है लेमडा फंक्शन के अंदर। तो मैं क्या लिखूंगा, x, y कॉलन x प्लस y, राइट, x, y, उसके बाद ये आर्गुमेंट हो गया, और ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया जो कैलकुलेशन मुझे करना है। तो ये मेरा हो गया फंक्शन, और यहाँ पे क्या, वो लिस्ट जो इनपुट है मेरे पास, ठीक है, ये लिस्ट इनपुट है, राइट, जो कि L के अंदर स्टोर है। तो यहाँ पे वो लिस्ट पास करेंगे, ठीक है, और इसके रिजल्ट को हम लोग एक रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। तो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, इसको चलाते हैं, तो देखो यहाँ पे एक एरर दे रहा है, नेम एरर, नेम रिड्यूस इज नॉट डिफाइंड। नेम रिड्यूस इज नॉट डिफाइंड, ये एरर है, और ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि रिड्यूस जो है एक मॉड्यूल के अंदर डिफाइन है पाइथन के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक टूल्स, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं फंक टूल्स, ठीक है।
तो इस मॉड्यूल को अब हम कॉल करेंगे, ठीक है? इस मॉड्यूल को हम कॉल करेंगे, तो हमने किया इंपोर्ट फंक्टूल्स, ठीक है? इंपोर्ट फंक्टूल्स, सॉरी, यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रॉम फंक्टूल्स इंपोर्ट इंपोर्ट एस्टिक, ठीक है? ये एक तीसरा तरीका है किसी भी मॉड्यूल को पाइथन के अंदर कॉल करने का। पहला दो तरीका मैंने क्या बताया था? सबसे पहले इंपोर्ट किया मैंने, अब जैसे मैथ ही फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे थे, इंपोर्ट मैथ किया, ठीक है? और उसके अंदर के जो फंक्शन थे, जैसे फैक्टोरियल को मैं यूज कर रहा था, तो मैं लिखा फैक्टोरियल, ठीक है? इसके अंदर मैं 5 लिख दिया, तो 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा, राइट? अब दूसरा तरीका मैंने क्या बोला था? इंपोर्ट मैथ एज एम, ठीक है? और यहाँ पे m डॉट फैक्टोरियल लिख दो, ठीक है? ये तरीकों के बारे में मैं और भी आगे डिस्कस करूंगा जब मॉड्यूल्स वगैरह के बारे में जब हम बात करेंगे। अभी मैं वो दिखा रहा हूँ जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे ये यहाँ पे कोड क्या कर रहा है कि फंक्टूल्स मॉड्यूल से इंपोर्ट एस्टिक लिखा है मैंने, फ्रॉम फंक्टूल मॉड्यूल्स इंपोर्ट एस्टिक, मतलब फंक्टूल मॉड्यूल के अंदर से जितने भी फंक्शन है सबको इंपोर्ट कर लो, ठीक है? जितने भी फंक्शन है सबको इंपोर्ट कर लो। अब जैसे मुझे देखना है कि फंक्टूल मॉड्यूल के अंदर क्या क्या है, ठीक है? तो मैंने क्या बताया था आपको? मैंने क्या बताया था कि जिस भी मॉड्यूल के बारे में देखना है मैं उसको इंपोर्ट करूंगा, और इंपोर्ट करने के बाद मैं dir फंक्शन का यूज करूंगा और फंक्टूल को उसमें पास कर दूंगा, राइट? फंक्टूल को पास करूंगा, देखो इतने सारे इसके अंदर, इस फंक्टूल के अंदर फंक्शंस है। अब नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे मुझे एक मिलेगा रिड्यूस फंक्शन, ओके? ये रिड्यूस फंक्शन फंक्टूल मॉड्यूल के अंदर ही डिफाइंड है, राइट? तो हमने क्या किया, इस रिड्यूस फंक्शन को यूज करने के लिए फंक्टूल मॉड्यूल्स के अंदर जितने भी फंक्शन है सबको कॉल कर लिया। सबको कॉल करना जरूरी नहीं था, सिर्फ रिड्यूस फंक्शन को भी कॉल कर सकते थे, दिखाता हूं अभी मैं भी, ठीक है? फ्रॉम फंक्टूल इंपोर्ट एस्ट्रिक, और उसके बाद मैं ये जो मैंने कोड लिखा है इसको मैं चलाता हूँ। इसको मैंने चलाया और अब मैं रिजल्ट रिजल्ट को मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है? तो देखो 81 आ गया, राइट? और ये जो लिस्ट था मेरा, जो हमने एज इनपुट पास किया था, इसके सारे एलिमेंट को अगर हम ऐड करेंगे तो मुझे 81 ही आएगा, ठीक है? इसके अगर मैं सारे एलिमेंट को ऐड करूंगा ना तो मुझे 81 आएगा। आर यू गेटिंग दिस? क्लियर है क्या ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ और देखते हैं कि इसके अंदर और किस तरीके से ये जो मेरा सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को और हम किस तरीके से पास कर सकते हैं, ठीक है? इस सीक्वेंस को और हम किस तरीके से पास कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मुझे, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे 1 से 100 तक के सारे नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है? 1 से 100 तक के सारे नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है? तो हम पूरा का पूरा कोड सेम रखेंगे, यहाँ पे रेंज फंक्शन का यूज कर देंगे। यहाँ पे रेंज फंक्शन का यूज करेंगे और ये रिजल्ट को चला देंगे, देखो 5050 इसका आउटपुट है, ठीक है? 1 से 100 तक के सारे नंबर्स जो है उसके सम अगर हम कैलकुलेट करें तो 50-50 उसका आउटपुट आएगा, ठीक है? तो ये जो दूसरा वाला जो पैरामीटर है, ये रिड्यूस फंक्शन में, ये देखो किस किस तरीके से हम पास कर सकते हैं। रिड्यूस फंक्शन में नहीं, ऊपर के सारे फंक्शंस में एक्चुअली, यहाँ भी हम रेंज पास कर सकते हैं जब हमने मैप फंक्शन का यूज किया था, और यहाँ भी हम जब हम फिल्टर यूज कर रहे थे, ये फिल्टर यूज किए थे, यहाँ भी हम रेंज पास कर सकते हैं। बेसिकली ये मेरा एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, ये मेरा एक सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है? तो फिल्टर मैप रिड्यूस में जो मेरा सेकंड आर्गुमेंट है वो कलेक्शन होना चाहिए, यस 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 मतलब दैट्स मैंडेटरी यस ऐसा। यस यस, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट के ऊपर ये परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, क्योंकि ये ऑपरेशन हर एलिमेंट के ऊपर करना स्टार्ट करता है, राइट? ठीक है, तो ये मेरा तीनों जो है, एक तीनों इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो थे इसके,
पाइथन के अंदर, वो तीनों हमने डिस्कस किया और ये तीनों के तीनों इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए विथ सिंटैक्स, ठीक है। ठीक है, और भी कुछ चीजें देखते हैं, और भी कुछ चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है। और अब ये फिल्टर फंक्शन हम लोग देख रहे थे, राइट। और ये वाला मेरा फंक्शन जो है, ये जो लाइन ऑफ कोड था, ये क्या कर रहा था कि चेक कर रहा था कि इवन नंबर है कि नहीं। अगर इवन नंबर है तो एक नया लिस्ट L1 के अंदर ले आए, राइट। तो ये चेक इवन जो ये फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ। बट अगर हम ये इस तरीके से फंक्शन को ना डिफाइन करते हुए अगर हम लैम्डा फंक्शन को यूज करके इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या सॉल्व होगा? चलो देखते हैं। यहाँ पे एक सेल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सेल बनाते हैं और एक लैम्डा फंक्शन बनाते हैं जो चेक करेगा कि क्या मेरा नंबर इवन है या ऑड, ठीक है। लैम्डा फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि पैरामीटर पास करेंगे। पैरामीटर क्या है? वो नंबर। तो पैरामीटर एक ही होगा, राइट। वो नंबर जो मुझे उस फंक्शन में पास करना है कि वो चेक करना है कि मुझे वो नंबर इवन है कि नहीं, ठीक है। तो वो सबसे पहले मैं पैरामीटर पास करूंगा, फिर मैं वो कंडीशन अपना लगाऊंगा कि क्या नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है। क्या नंबर मेरा 2 से डिविजिबल है, ठीक है। और उसके बाद वो मैंने क्या बोला, मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है जो मेरे लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं वो इवन, उसमें से इवन कौन कौन है, राइट। इवन कौन कौन है उसको मुझे एक अलग लिस्ट में निकालना है, ठीक है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है। तो ये लैम्डा फंक्शन मैंने लिख दिया जो कि चेक करेगा कि वो नंबर मेरा इवन है कि नहीं। अब मुझे इसको फिल्टर फंक्शन के अंदर डालना है, क्योंकि मुझे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में से ये चेक करना है कि मेरा जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है उसमें नंबर्स जो है इवन है कि नहीं, ठीक है, इवन है कि नहीं। तो यहाँ पे हम फिल्टर ऑपरेशन लगाएंगे, और ये फिल्टर ऑपरेशन का क्या सिंटेक्स है कि सबसे पहले वो ऑपरेशन एक्सप्रेशन जो हमें चेक करना है, और उसके बाद वो सीक्वेंस मुझे इस लिस्ट में जितने एलिमेंट्स है उसमें चेक करना है कि क्या मेरे पास इवन नंबर्स कौन कौन है। और उसको मुझे चूंकि एक अलग लिस्ट में स्टोर करना है, तो यहाँ मैं लिस्ट के अंदर इसको पास कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं मान लो कि मैं L3 के अंदर अपने रिजल्ट को स्टोर कराना चाहता हूँ, ठीक है। देखो ये जो है आउटपुट लेके आ गया। तो जो हम इतना बड़ा कोड लिख रहे थे, ये उसके बाद ये, ठीक है, वो सब जो है कॉन्ट्रैक्ट होके वन लाइन में आ गया, राइट। वो सब अपने जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड थे वो सब रिड्यूस हो गए हैं, ठीक है। ठीक है, उसी तरीके से मुझे ये जो कोड है मेरा, जो मेरे लिस्ट के हर एक एलिमेंट्स का डबल कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। ये जो कोड है मेरा जो लिस्ट के हर एक एलिमेंट का डबल कैलकुलेट कर रहा है, तो इसके लिए भी मैंने इतना सारा कोड लिखा हुआ है, राइट। ये डबल के लिए पहले फंक्शन लिखा है, फिर इस फंक्शन को मैं इस मैप फंक्शन के अंदर पास कर रहा हूँ, फिर इस लिस्ट को पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हम इसको लैम्डा फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं? ठीक है, इसको हम लैम्डा फंक्शन से सॉल्व कर सकते हैं क्या? मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। तो लैम्डा फंक्शन मुझे लिखना है, मुझे एक मुझे एक ऐसा कोड लिखना है लैम्डा फंक्शन को यूज करके जो मेरे लिस्ट के हर एक एलिमेंट का डबल कैलकुलेट करके एक नया लिस्ट दे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं उस लैम्डा फंक्शन को डिफाइन करूंगा जो डबल को कैलकुलेट करेगा, राइट। तो उसका क्या सिंटेक्स है? सबसे पहले मैं लैम्डा लिखूंगा, आर्गुमेंट, एक नंबर का मुझे डबल कैलकुलेट करना है तो वो नंबर, तो उसके लिए एक वेरिएबल मैंने पास किया, ठीक है। उसके बाद मुझे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मुझे ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, मुझे नंबर का डबल को कैलकुलेट करना है, राइट। मुझे नंबर के डबल को कैलकुलेट करना है। उसके बाद तो ये मेरा वो फंक्शन डिफाइन हो गया है, जो कि एक लैम्डा फंक्शन डिफाइन हो गया जो कि किसी नंबर का डबल को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। अब चूंकि हर नंबर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हर नंबर का डबल कैलकुलेट करना है, इसलिए हम यहाँ पे मैप फंक्शन को यूज करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे मैप लगाएं,
ठीक है। और मैप फंक्शन का सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले वो फंक्शन, फंक्शन के बाद वो सीक्वेंस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सीक्वेंस क्या है, ये लिस्ट के पूरे एलिमेंट है। फंक्शन के बाद वो सीक्वेंस, तो यहाँ पे हमने ये सीक्वेंस पास किया। और जो मुझे नया लिस्ट चाहिए जिसमें सबका डबल हो, वो मुझे चाहिए एक लिस्ट के फॉर्म में। तो सबसे आगे एक टाइप कास्टिंग करेंगे जो कि लिस्ट में टाइप कास्ट कर देगा, ठीक है। और इन सब का आउटपुट को हम एक अलग वेरिएबल L4 के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। और इस कोड को हम रन करते हैं। कोड को हम रन करते हैं और हमने प्रिंट किया L4, ठीक है। देखो मेरे सारे नंबर्स का डबल कैलकुलेट होके आ गया। ये जो जितने नंबर्स थे, ये सब नंबर्स का डबल कैलकुलेट होके आ गया। इज दिस क्लियर? ये समझ में आया आप लोगों को? तो ये जो इतना बड़ा कोड लिखे थे, डबल का एक फंक्शन, फिर मैप फंक्शन, फिर यहाँ पे लगा रहे हैं, उसके बदले बस हम एक लाइन में ये काम कर रहे हैं। तो ये देखो लैम्डा फंक्शन कितना यूजफुल हो रहा है, कितने लाइंस को कोड को ये एक लाइन में कन्वर्ट कर दे रहा है, राइट? क्लियर है क्या ये? Yes. ओके, तो आज जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो सारे के सारे वी आईपी क्वेश्चन से सारे के सारे इंटरव्यू में ऑलमोस्ट पूछे जा सकते हैं। ऑलमोस्ट मतलब 90% और 80% यू कैन से। तो ये आपको विथ प्रॉपर सिंटेक्स आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं शायद बताना भूल गया, ये रिड्यूस फंक्शन जो है, ये रिड्यूस फंक्शन जो है ये तब यूज करते हैं जब हमें कोई सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स हो और उसको रिड्यूस करके सिर्फ एक एलिमेंट में लाना है, ठीक है। अब जो ये इतने सारे एलिमेंट्स थे, राइट, मैंने ये रिड्यूस फंक्शन को कब यूज किया, जब मुझे इन सब का सम लाना था, इन सब का सम मुझे चाहिए था, इन सारे एलिमेंट्स का। तो ये रिड्यूस फंक्शन क्या कर रहा है, इन सारे एलिमेंट्स को सम करके मुझे एक रिजल्ट दे रहा है 81, या फिर 1 से 100 को सम करके मुझे एक रिजल्ट दे रहा है 50-50, राइट। तो रिड्यूस फंक्शन का यूज हम लोग तभी करेंगे। तो रिड्यूस फंक्शन जो है रिड्यूस करेगा हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, ठीक है। जितने भी है, 10 है तो एक कर देगा, 100 है तो एक करेगा। मैप फंक्शन के केस में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट में है, इनपुट में इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, मुझे हर एक नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना था, आउटपुट में भी उतने ही नंबर्स आएंगे। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनपुट में है, आउटपुट में भी उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे। और फिल्टर में जितने नंबर ऑफ इनपुट एलिमेंट्स हैं, अगर फिल्टर करना है मुझे कि वो नंबर इवन है कि नहीं, तो आउटपुट में या तो उससे कम रहेगा या फिर उसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्लियर है? यस सर। ओके, तो आज यहीं पे ड्रॉप करते हैं और इसको एक बार आप लोग रिवीजन कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर कल मिलते हैं हम लोग 9 बजे। मैंने ऑलरेडी इनवाइट भेजा हुआ है संडे तक का, आप लोग सब एक्सेप्ट कर लेना। ओके 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 Okay, sir. Thank you. ओके, थैंक यू सो मच, बाय।